अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 जो हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो के अंदर। लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप लोग प्लेलिस्ट से वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने हीट को पढ़ा था, टेम्परेचर को पढ़ा था, इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको क्लियर किया था, इनके कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हमने। एंड देन हमने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को डील किया था, वहाँ पे हमने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो है गैसेस लॉ। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई लॉ है, सही, तो किसके बारे में? गैसेस के बारे में। ये बात तो हमें समझ आ गई, नाम से ही हमें नजर आ रहा है, पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत हमारे पास क्यों पड़ी? देखो, अगर मैंने आप लोगों को ये सामने क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं सिंपल कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास क्या है? कोई सी भी गैस है, ठीक है, कोई सी भी गैस है, ऑक्सीजन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन ले लो। अब इसकी जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स है ना, इसके बाद जो मेरे पास जो इस गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, तो इसकी बिहेवियर को अगर हम पहचान लें तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूल के बिहेवियर को ही पहचान लें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले ये दिखाई गया कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो किन चीज़ों के ऊपर यानी कि लाई करती है हमारे पास। तो वो 4 फैक्टर्स पे हमारे पास गैसेस जो है रिलाई करते हैं, और वो कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर। तो ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास गैसेस लॉ के बारे में हमारे पास बात की जाएगी। तो मैं इधर लिखता हूँ सिंपल, कौन कौन से हमारे पास चीज़ें करी जाएंगी? प्रेशर, मास या नंबर ऑफ मोल्स भी हम कह सकते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो PMTV। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी इस पूरी वीडियो के अंदर हम इसके अलावा कुछ बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गैसेस लॉ हो गए, गैसेस लॉ के अंदर सिर्फ 4 फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, प्रेशर, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, के हमारे में जो मॉलिक्यूल है वो इसके ऊपर किस तरीके से अफेक्ट हमारे पास कर रहा है। इन 4 चीज़ों को ही हम पढ़ेंगे। अगर आप भूल रहे हो तो देखो, एक चीज़ से याद कर लो, PMTV मतलब प्राइम मिनिस्टर ने टीवी को देखा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने टीवी देखा, प्राइम मिनिस्टर ने टीवी देखा, इस तरीके से याद कर लो। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मास। ठीक है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे गैसेस लॉ के अंदर? भाई कुछ भी नहीं है, सिंपल सा करेंगे, 2 चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे, 2 चीज़ों को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, और 2 जो हमारे पास इसके अंदर जो फैक्टर्स होंगे उससे हम क्या करेंगे? प्ले करेंगे। और वो डायरेक्टली भी प्रोपोर्शन हो सकता है, इनवर्सली भी प्रोपोर्शन हो सकता है, बस इसके अंदर गैसेस लॉ के अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या कहा मैंने? सिंपल आप याद कर रहे हैं, PMTV यानी कि PM ने टीवी देखा। P फॉर प्रेशर, M फॉर मास या नंबर ऑफ मोल्स भी आप कह सकते हैं, T फॉर टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम। इसके अंदर हम 2 चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे और 2 चीज़ों से प्ले करेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल से प्ले करेंगे। भाई ये चीज़ बढ़ी तो ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ इंक्रीज हुई तो ये चीज़ डिक्रीज हो रही है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? तो अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली भाई गैसेस लॉ के बारे में कि गैसेस लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, ताकि हमारे पास बिहेवियर पता चल जाए मॉलिक्यूल का कि हमारे पास चेंज कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और हमने फिर देखा कि हमारे पास जो 4 मेन फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास गैसेस को यानी कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर रिलाई करते हैं, वो कौन से 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास? PM ने टीवी देखा, मतलब P फॉर प्रेशर, M फॉर नंबर ऑफ मोल्स या मास कह सकते हैं, T फॉर टेम्परेचर एंड V फॉर वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 हमारे पास है बॉयल्स लॉ। ठीक है, दूसरा है हमारे पास चार्ल्स लॉ, थर्ड वन है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो हम सबसे पहले डील करते हैं बॉयल्स लॉ को कि हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, बॉयल्स हो, चार्ल्स हो, एवोगैड्रो, टेंशन लेने का नहीं है, आपने सिर्फ एक कोड याद रखना है। कोड क्या है? PM ने टीवी देखा। ठीक है ना? अब हमारे पास सिंपल क्या है? PM ने टीवी देखा, तो जो हमारे पास इधर मिलेगा PM ने टीवी देखा हमारे पास। इसके अंदर हम क्या करेंगे? 2 चीज़ों को कांस्टेंट रखनी है और 2 चीज़ों को हमने क्या करना है? 2 फैक्टर से हमने प्ले करना है। ठीक है ना? ये बात तो हमारे पास कंफर्म है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? सिंपल, ये जो बीच का है ना हमारे पास MT, इसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट रखते हैं। इसको हम क्या करते हैं? सिंपल कांस्टेंट रखते हैं, और जो हमारे पास प्रेशर और जो वॉल्यूम है इससे हम प्ले करते हैं, मतलब मास और टेम्परेचर को हमने क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, और जो प्रेशर और वॉल्यूम है इससे प्ले करेंगे। इससे प्ले किस तरह कर सकते हैं? इस तरीके से कि वॉल्यूम हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जब मास और टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। जब मास और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इनवर्सली होगा हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ठीक है, क्या चीज देखा मैंने? कोड बताया, PM ने टीवी देखा, बीच में क्या था? मास और T था हमारे पास। ठीक है, और पहले B आता है शायद, फिर C आता है ना?
तो पहले बी आता है फिर सी, तो बॉयज और चार्ल्स तो हमें पता चल गया। पहले क्या हो जाएगा काम, बॉयज लॉ में क्या काम हो जाएगा, वीआईपी काम हो जाएगा। वीआईपी मतलब वीआईपी, ठीक है, यानी कि बॉयज लॉ क्या कहता है, वीआईपी, ठीक है। और दो हमारे पास मास और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो देखो इधर ये लिखा हुआ है, इफ मास एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये वाला कोड याद कर लिया ना, डेफिनेशन तो आपको ऐसे याद हो गई, बस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है स्टेटमेंट। तो मास एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो ये देखो इधर लिखा है मैंने, इफ मास एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सिंपल सी डेफिनेशन ही हमारे पास इधर हो गई है। तो हमें सिंपल कोड याद रखना है, बाकी तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। दो चीजों को कांस्टेंट रखना है ऑब्वियसली, और दो चीजों से प्ले करना है, ठीक है। तो बॉयज लॉ में तो सिंपल इतना कहता है, स्टेटमेंट हमने देख ली। अब हम जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की जाने, कि इसकी एक्सप्लेनेशन हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ताकि हमारे पास कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, एग्जांपल को देने से पहले काम करते हैं, सबसे पहले इसकी मैथमेटिकली काम कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ताकि जो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकें, या पेपर के अंदर अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द बॉयज लॉ, तो आप लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखनी है एंड देन आपने इसका मैथमेटिकली काम करना है, ठीक है। तो भाई मैथमेटिकली वही जो स्टेटमेंट दे रहा है वही हम काम करेंगे। क्या बोल रहे हैं, मास और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा आपके पास, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। तो मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बॉयज में बेसिक वीआईपी काम होता है, वीआईपी, ठीक है, याद करने का तरीका, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इज इक्वल टू कांस्टेंट लगता है, इतना तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। कांस्टेंट इधर हम यूज कर लेते हैं फेमस के, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/p। अब ये हमारे पास सिंपल p डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या कहेगा, v से मल्टीप्लाई, तो pv is equal to k बनता k होता है, तो pv is equal to हमारे पास k हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर हम बात करें सिंपल एट इनिशियली, अगर हम बात करें एट इनिशियली, तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो पहले वाला होगा, वॉल्यूम भी हमारे पास पहले वाला होगा, ठीक है। अभी सिस्टम के अंदर हमने क्या करा है, कोई भी कंटेनर है हमारे पास, उसका प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, तो उसका हम नाम दे देते हैं P1 और V1 का। किसका नाम दे देते हैं, P1 V1 का नाम दे देते हैं। ये इनिशियली हम बात कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम फाइनली बात करें, यानी कि हमारे पास अगर कोई सी भी प्रोसेस इसके अंदर हो जाए और अगर हम फाइनली बात करें, तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, कुछ ना कुछ होगा भाई। उसको मैं P2 V2 का नाम दे देता हूँ। किसका नाम देता हूँ, P2 V2 का। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, ठीक है। तो देखो कि इधर भी तो इक्वेट हो जाएगा, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। उसके बाद आप लोग लिखना है क्या, P1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 V2 के। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कैसे हुआ, देखो तो सीधा आप पे है ना कि दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट हो जाएगी, मतलब P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ की हमारे पास इक्वेशन है। मैथमेटिकली ये हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन है। अब इसको हम बात कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। भाई ये कंटेनर बना रहा हूं, इसको नाम दे दिया A। एक कंटेनर बनाया, इसको नाम दे दिया मैंने B, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ गैसेस मेरे पास यकीनन क्या होगी, मौजूद होगी, ठीक है। और इसके अंदर भी गैस कुछ ना कुछ मौजूद होगी मेरे पास ऑब्वियसली। इसके अंदर भी मेरे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल जो है आपस में हमारे पास मौजूद यकीनन होंगे, ठीक है। यही गैस थी, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था जिसको मैंने नाम दे दिया V1 का, और कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रेशर भी होगा, जाहिर सी बात है, इसको मैंने नाम दे दिया P1 का। बात करते हैं ना इनिशियली, ये इधर आ गया ना P1 V1, ठीक है। अब फाइनली क्या हुआ, अब फाइनली मैंने क्या करा, इस वॉल्यूम को ना इधर से उठा के ना नीचे कम करा। जैसे कम करा, इस लेवल पे आ गया मेरे को, इस नीचे वाले लेवल पे आ गया, ठीक है। अब जो इसका वॉल्यूम होगा ना, इसका जो वॉल्यूम होगा अब क्या हो जाएगा, चेंज हो गया ना भाई, V2 हो गया, पहले ज्यादा था, कम कर दिया आपने। अब आपने क्या करा है, वॉल्यूम को क्या करा है, कम करा है, वॉल्यूम को क्या करा है, कम। देखो वॉल्यूम को इधर से उठा के इधर फेंक दिया है नीचे, तो वॉल्यूम को जब कम करा तो अब मेरी बात सुनिए, ये मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, पहले दूर दूर थे क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा था, आराम से रह रहे थे, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। पर जैसे ही आपने वॉल्यूम को कम करा तो ये क्या हुआ, ये लोग आपस में मजीद करीब से करीब हो गए। क्या हुआ, ये आपस में करीब से करीब हो गए, और ये वैसे ही अपना मोशन परफॉर्म कर रहे थे, घूम रहे थे ये। तो अब ये ज्यादा स्ट्राइक करने लग गए। जब ज्यादा स्ट्राइक करने लग गए तो इनका प्रेशर क्या हो गया, इनका प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारे पास P2 चेंज हो गया, हो जाएगा P2। वैसे अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ऑब्वियसली हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल इंक्रीज हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप एक रूम के अंदर 10 बच्चों को बिठा दें, सिंपल सी बात है, ठीक है, एक
हॉल टाइप का आपके पास रूम है, तो उसमें आपने बिठाए हुए फर्स्ट करो 50 स्टूडेंट्स को आपने बिठा दिया एक हॉल के अंदर ना, और तो मतलब बच्चों में जगह आराम से घूमे फिरेंगे। मगर अगर मैं ये बात बोलूँ छोटे से कमरे के अंदर आपने वो 50 बच्चों को बिठा दिया तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे को लगाएंगे चमाट वमाट, ऑब्वियसली लगाएंगे क्योंकि बच्चे हैं वो। तो सिंपल से हमारे पास क्या है, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या है, इनके अंदर क्या बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इधर हमने एक चीज देखी कि हमने वॉल्यूम को कम करा तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज बताना चाह रहा था कि हमने वॉल्यूम को कम करा तो प्रेशर क्या हो रहा है, अभी इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज सिंपल से आपको मैं समझाना इधर चाह रहा था, ठीक है। या वाइस वर्सा हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमने जैसे क्या करा, वॉल्यूम को अब इंक्रीज करने बढ़ाना, तो वॉल्यूम को जैसे बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हाँ सुकून में आ गए हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास इस कंडीशन के अंदर कम हो जाएगा। तो बॉयज लो सिंपल सा हमारे पास ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने करा दिया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये फिगर भी बना के दिखा दी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका ग्राफ, क्या हमारे पास ग्राफ किस तरह बनेगा। पीवी की डायग्राम हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ ग्राफिकली, अगर मैं आप लोगों से बात करूं ग्राफिकली, ये हमारे पास प्रेशर है और ये हमारे पास वॉल्यूम है। और ये हमारे पास सिंपल क्या है, वॉल्यूम है। अगर मैं हम देखें प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ किसमें, बॉयल्स लॉ के अंदर, जबकि हमारे पास मास और टेम्परेचर क्या होगा भाई, कांस्टेंट होते हैं, तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब ग्राफ से देखते हैं। फर्स्ट तो एक पॉइंट इधर ले लेता हूँ, एक पॉइंट इधर ले लेता हूँ समझने के लिए जस्ट, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ, यानी कि इधर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, उसको मैं नाम देता हूँ P2 का, ठीक है ना। और इधर नाम देता हूँ प्रेशर को P1 का, क्योंकि देखो प्रेशर कम है, ये प्रेशर कम है, ये ज्यादा हो गया P2। अच्छा, इसको हम सिंपल क्या करते हैं, वर्टिकली ड्रॉप करते हैं। ये वॉल्यूम कम है, इसको नाम देते हैं V1, इसको नाम देते हैं V2। अब देखो ग्राफिकली भी प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इधर इधर अगर हम देखेंगे तो क्या इधर P2 ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो वॉल्यूम कम है। V1 ना कम है, V1 कम वाला है, तो प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ में भी हमने देखना है कि भाई ग्राफ में हमारे पास सिंपल ये, ठीक है। तो ग्राफ हमारे पास इस तरीके का कुछ इस शेप का बनेगा। और अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ प्रेशर का और वॉल्यूम का 1/V, ठीक है। पहले V बनाया तो हमारे पास सिंपल इस तरीके का कर्व बन रहा है, और अगर प्रेशर और 1/V का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसके अंदर हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। किसका बनेगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का क्या बन रहा होगा, ग्राफ हमारे पास प्लॉट हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/वॉल्यूम के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, सिंपल उसकी स्टेटमेंट भी देख ली बॉयल्स लॉ की, और थ्योरेटिकल मैथमेटिकली भी देख लिया, ग्राफिकली भी देख लिया, विद द हेल्प ऑफ फिगर भी देख लिया। सब चीजों पे हमारे पास प्रूफ हो रहा है। तो बॉयल्स लॉ तो हमारे पास हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं कि इसके चार्ल्स लॉ के। बॉयल्स लॉ सिंपल क्या था हमारे पास, अगर हमारे पास मास और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के बाद, खत्म। ये बात याद रखना कि अगर प्रेशर और 1/वॉल्यूम का जो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमारे पास इंटरेस्टिंग है, तो अब हम चाहते हैं चार्ल्स लॉ को समझने के चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है। अब हम बात कर लेते हैं चार्ल्स लॉ के हवाले से कि हमारे पास चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। कोड मैंने आप लोगों ने क्या बताया था, मैंने आप लोगों को कि पीएम ने टीवी को देखा, ठीक है, पीएम ने टीवी देखा। सिंपल पहले मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम और प्रेशर से प्ले किया था हम लोगों ने कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर का, यानी कि इनवर्सली का तो काम हो गया है। अब किसका काम आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो पीएम है हमारे पास उसको हम कांस्टेंट कर देंगे। पीएम को हम क्या कर देंगे, सिंपल कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। और टीवी जो हमारे पास वेरिएबल है यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, उससे हम प्ले करेंगे। मतलब अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास T और V के दरमियान, जबकि प्रेशर और मास हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो देखो स्टेटमेंट देखो चार्ल्स लॉ की, इफ मास एंड प्रेशर इज कांस्टेंट ना, देखो लिखा हुआ मैंने, इफ मास एंड प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वॉल्यूम उसके डायरेक्टली हमारे पास होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इधर टेम्परेचर के बजाय आप लोग
टेम्परेचर से पहले लिख देगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या लिख देगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी पता चल जाएगा आप लोगों को कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है जब मैं इसका चार्ज लो के मैथमेटिकली पे आऊंगा मैं। अभी सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास क्या है भाई, मैंने आपको एक कोड बताया था, क्या था? पीएम में टीवी देखा, पीएम को आपने शुरू के जो दो होते हैं हमारे पास पी और एम, उसको कांस्टेंट कर दिया, टी और वी बचा, इन दोनों का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है हमारे पास। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली। तो स्टेटमेंट तो सिंपल आप लोगों को याद हो भी गई होगी। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो इधर क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो भाई वॉल्यूम आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगता है हमारे पास, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट लगता है। और इधर जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे के। सिंपल मेरे पास ये आगे v इक्वल टू के इंटू टी। के को अलग करना है, टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से नीचे आके दूसरी साइड पे v के नीचे होगा डिवाइड। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v अपॉन टी इज इक्वल टू के। v अपॉन टी इज इक्वल टू के। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इनिशियली बात करूं कि एक कंटेनर ले लेता हूं। इनिशियली मैं क्या करता हूं, सिंपल एक कंटेनर को ले लेता हूं और इस कंटेनर का जो मेरे पास वॉल्यूम होगा और उसके अंदर जो मेरे पास गैसेस के क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। उसके अंदर क्या होंगे? गैसेस के मेरे पास मॉलिक्यूल मौजूद होंगे और उसका जो वॉल्यूम होगा उसको मैं नाम दे दूंगा सिंपल V1 का नाम दे दूंगा और जो टेम्परेचर होगा उसको मैं नाम दूंगा T1 का। अब मैं उसी कंटेनर को क्या करता हूं, उसी कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना, पिस्टन, ये रहा मेरे पास, इस पिस्टन को उठा के इधर ऊपर ले आता हूं, मतलब उसका वॉल्यूम है बढ़ा देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं। देखो बढ़ गया इसका वॉल्यूम। और इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो जाहिर है आपस में दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम मिल गया, इसकी जगह मिल गई, तो आराम से क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, और इसका वॉल्यूम चेंज किया तो V2 हो गया और T1 से हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। अब हमने ये देखना है इधर कि हमारे पास V1 और V2 तो समझ आ रहा है भाई चेंज हुआ है ना। देखो पहले क्या था? कम था V1, अब V2 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। टेम्परेचर T1 था, T2 हो गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर या तो कम हुआ होगा या तो फिर ज्यादा हुआ होगा। वॉल्यूम समझ आ रहा है कि हाँ भाई वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम हमारे पास इधर क्या हुआ? सिंपल इंक्रीज हुआ है। ये तो हमें समझ आ गया। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास जो टेम्परेचर है, इधर क्या है? टेम्परेचर। मैंने क्या करा? मैंने सिंपल क्या करा? ये टेम्परेचर का T1 फर्स्ट करो, ये टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट करो फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको मैंने क्या करा? हीट किया। इसको मैंने क्या किया? हीट प्रोवाइड करा। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, सर जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स होंगे गैसेस के। तो भाई जो मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ये भी मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर के अंदर। क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर, गैसेस के। जब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब हमारे पास वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल बढ़ जाएगी। तो मतलब सिंपल सा ये, जब आपने इसको क्या करा? हीट प्रोवाइड करी और हीट हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर आई। जब मॉलिक्यूल में आएगी हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एक सवाल इधर ये आता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही है? ठीक है, तो भाई सिंपल सा आप लोगों ने सिंपल सा रूल है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी ना तो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो सकती है ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, पर हमारे पास जो फॉर्म है एनर्जी की वो चेंज हो सकती है। ये फर्स्ट टर्म में भी आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है हमारे पास, पर हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी जो आप हीट जैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये हीट कहाँ जाएगी? तो ये हीट आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है ना उसके अंदर कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी पहले से थी, आपने उसको मजीद हीट प्रोवाइड करा, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? और मजीद बढ़ जाएगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ेगी हमारे पास सिंपल, तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल की ज्यादा। जब हमारे पास मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होगी मतलब स्पीड ज्यादा होगी, आपस में मजीद तेज टकराने लग गए। जब तेज टकराएंगे तो पिस्टन क्या हो जाएगा? आपका ऊपर हो जाएगा। पिस्टन क्या हो जाएगा? आपका ऊपर हो गया, यानी कि वॉल्यूम आपके पास क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम आपके पास क्या हुआ? बढ़ गया। कब? जब आपने टेम्परेचर उसका हमारे पास इंक्रीज किया, मतलब आपने हीट प्रोवाइड करा। हीट प्रोवाइड करने से इसकी जो मॉलिक्यूल की जो अपनी काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या इंक्रीज हुई। जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सिंपल इंक्रीज हुई तो आप लोगों को सिंपल सा पता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी वो जो टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास T1 से जो T2 हमारे पास हुआ, T2 हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम तुमने बढ़ाया, टेम्परेचर तुम्हारे पास खुद ब खुद इंक्रीज होगा। देखो वॉल्यूम बढ़ाया ना और टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल से हमारे पास चार्ल्स लॉ सिंपल सा हमारा ये कहता है कि भाई हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन मास एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से हमने मैथमेटिकली देख लिया। अब इनिशियल और फाइनली हम मजीद इसको एलाबोरेट कर लेते हैं।
एट इनिशियली, भाई इनिशियली क्या था V1 और T1 था ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास V1 अपॉन T1 हो जाएगा इज इक्वल टू के। और अगर मैं बात करूं फाइनली, तो भाई फाइनली क्या है बात क्या बताओ जल्दी से, V2 और T2 है, तो ये क्या हो जाएगा V2 अपॉन T2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा V2 अपॉन T2। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। के राइट हैंड पे के सेम आ रहा है, तो इक्वेट कर देंगे हम कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, या तो लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग पास क्या आएगा सिंपल V1 अपॉन T1 इक्वल हो जाएगा V2 अपॉन T2। क्यों? क्योंकि ये के और के आपस में सेम आ रहे हैं, तो ये आपस में इक्वेशन आपस में बराबर आ सकती है, इक्वेट हो सकती है। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई चार्ल्स लॉ की। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन आती है। मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के भी दिखा दी, मैथमेटिकली भी बात कर ली, स्टेटमेंट से भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे ग्राफ के थ्रू कि हमारे पास ग्राफ से ये हमारे पास प्रूफ किस तरीके से हमारे पास चार्ल्स लॉ प्रूफ होगा। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि इधर में क्या बना सकूँ, ग्राफ को प्लॉट कर सकें। जब वेरियस हमने वॉल्यूम दिया और टेम्परेचर दी किसी भी गैस के, तो हमारे पास एक ग्राफ क्या हुआ, प्लॉट हुआ। और जो ग्राफ था हमारे पास वो बनेगा हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान हमारे पास ग्राफ जो होगा वो प्लॉट होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा देखा कि हमारे पास जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ग्राफ प्लॉट हो रहा था वो हमारे पास कुछ ऐसा हो रहा था, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ना कोई गैस होगी तो उसका 100% कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, ये तो आप श्योर हो, है ना। कोई ना कोई गैस होगी तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो मतलब गैस ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल से हमारे पास उस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो मैं सिंपल इधर क्या लिखते हैं, इधर वॉल्यूम मैंने सिंपल ड्रॉ कर दिया, और उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर में ये क्या आएगा, सिंपल टेम्परेचर में ही 0 आ रहा है, क्योंकि ऑरिजिन टेम्परेचर में सिंपल क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। अच्छा ये याद रखना, ये जो मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ ये सेल्सियस में ले रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूँ, ठीक है। ये इस बात को आपने कंफर्म करना है। हमारे पास ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हो रहा है, और इधर पे आके हमारे पास क्या होता है, ग्राफ प्लॉट हो रहा है, मतलब इधर कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है। देखो वॉल्यूम हमारे पास वर्टिकल के अंदर है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे पास वॉल्यूम होगा। तो इधर जो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 22.4, याद रखना क्या वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, 22.4 हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक की तो बात हो गई, ये हमारे पास प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ठीक है। क्या आपने सिंपल क्या करा, वॉल्यूम को बढ़ाते रहे, वॉल्यूम को बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, इंक्रीज होता रहा। ये बातों में समझ आएगा और ये प्रूफ भी हो गया। वॉल्यूम बढ़ाते रहे, टेम्परेचर बढ़ता ही गया। कंटेनर के थ्रू भी आप लोगों को एग्जांपल दे चुका हूँ। अब मगर अब बात आती है कि भाई ये टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, फर्स्ट करो 30 होगा, 40 होगा, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये ग्राफ पीछे भी तो जा सकता है, ये ग्राफ पीछे भी तो जा सकता है, और कुछ ऐसा मूवमेंट भी तो आ सकता है कि ये जो हमारे जो लाइन जा रही है ये वॉल्यूम बिल्कुल 0 कर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर थ्योरेटिकल इसको कोशिश करी गई, और ये जो लाइन थी इसको एक्सटेंड किया गया। देखो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये जो डॉटेड लाइन बनाई है इधर हमारे पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर आ रहा होगा। ये प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं है बात, ठीक है ना। बट इधर कुछ ना कुछ वॉल्यूम आ रहा होगा जो कि 0 होगा। वॉल्यूम इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास सिंपल 0 हो जाएगा, मगर टेम्परेचर हमारे पास कुछ कुछ होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट करो, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, 60, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर ग्राफ का चैप्टर पढ़ा था, वहां पे ग्राफ प्लॉट भी किए होंगे। और इधर हमारे पास माइनस के अंदर वैल्यूज आएंगे, -30, -40, -60, -70। तो इधर जो वैल्यू आ रही थी, इधर जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी -273.15 सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर आ रहा था। मतलब ये कि अगर हमने इस ग्राफ को मजीद आगे एक्सटेंड किया ऐसे चेक करने के लिए, तो हम लोगों ने देखा कि इस पॉइंट पे जहाँ पे मीट हो रहा था, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ये लाइन मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या है, 0 है। वॉल्यूम क्या हमारे पास 0, वॉल्यूम इस तरह बढ़ रहा था, अब इधर आ गया वॉल्यूम तो बिल्कुल 0 हो गया। तो वॉल्यूम 0 कब हो रहा है, जब इसका टेम्परेचर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर हमारे पास 273.15 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल 0 जा रहा है। पर एक सवाल, वॉल्यूम 0 हो गया तो मतलब गैस ही नहीं है। ये कोई भी चीज़ हो भाई, इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि कोई ऐसी गैस है ही नहीं जिसका टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर हो। मतलब इस टेम्परेचर तक के अभी तक हम नहीं जा सके, और ये थ्योरेटिकल भी नहीं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
और आप लोग भी दिमाग में सवाल होगा कि भाई हमारे पास जो है क्या इसके करीब करीब अचीव किया है कि हमने टेम्परेचर या नहीं किया है। तो यस, इसके करीब करीब तकरीबन करीब करीब एक इटली के अंदर है हमारे पास, इटालियन थे कोई साइंटिस्ट, इटली के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट ने अचीव किया टेम्परेचर जो कि था हमारे पास -273.149 समथिंग था। ठीक है, तो ये टेम्परेचर अचीव हो चुका है इटली के अंदर, आई थिंक अचीव हो चुका है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये टेम्परेचर अचीव हो चुका है, मगर जो -273.115 टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वॉल्यूम आपके पास जीरो हो जाएगा। भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब कुछ वॉल्यूम ही नहीं होगा। जब वॉल्यूम ही नहीं होगा तो सोचे गैस कहाँ से होगी? ठीक है, मगर अभी तक क्या हम इस टेम्परेचर पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, शायद इटली था या कोई था, आप लोग देख लीजिएगा, आई थिंक इटली था। ठीक है, तो इटली के अंदर साइंटिस्ट -273.149 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंच चुके हैं। और कॉपर का वेसल था, उसके टेम्परेचर को लोगों ने क्या करा था? कूल डाउन किया था। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेगा, मगर हम लोग इधर तक के पहुंच चुके हैं 149 तक, 15 पे नहीं पहुंचे। और 15 पे जब पहुंचेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास गैस जो है पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंपल हमारे पास थ्योरेटिकली पॉसिबल है। और तो इस तरीके से इसकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन थी। और ये याद रखिएगा ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस के अंदर है। ठीक है, तो ग्राफ इसमें बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो रहा है। ये बात याद रखना, हमारे पास इसका ग्राफ इस तरीके का नहीं बनेगा। इस तरीके का पेपर में सवाल आ जाता है कभी कभार। टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस है, ये वॉल्यूम है, कुछ ग्राफ लोग इस तरह इसका बनाते हैं। भाई ये ग्राफ गलत है। क्यों गलत है? इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम भी जीरो, टेम्परेचर भी जीरो। तो टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या वॉल्यूम खत्म हो जाता है? नहीं भाई, क्या हो गया? टेम्परेचर वॉल्यूम हमारे पास खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता है। तो इसी वजह से इधर इसको रखा है मैंने 22.4। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चार्ल्स लॉ का मैंने आप लोगों को बता दिया। ये चार्ल्स लॉ में सिंपल ये कहता है, क्या कहता है कि अगर मास और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, और हमारे पास जो टेम्परेचर होता है हमारे पास ये जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, इसी टेम्परेचर को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। हम इसको सिंपल नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ के बारे में कि हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या कहता है। मैंने आप लोगों को कोड क्या बताया था? आप लोगों को अगर याद हो तो कोड मैंने आप लोगों को बताया था क्या? पीएम ने टीवी देखा। ठीक है, पीएम टीवी देखा। ठीक है, पीएम ने टीवी देखा। हमने पहले क्या किया था? मास टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था और प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान खेला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने क्या करेंगे? इन दो को पकड़ा और टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान खेला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम P और T को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और मास और वॉल्यूम के दरमियान प्ले करेंगे। ठीक है, मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मास या नंबर ऑफ मोल्स बोले, बात एक है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के दरमियान प्ले करेंगे। ठीक है, तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम्स के साथ हम प्ले करेंगे। तो देखो क्या स्टेटमेंट लिखी है? इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। देखो बोला था प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो लिख दिया बात। सही है, सिंपल सी बात। देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम जो होगा हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, आगे एक और स्टेटमेंट लिखी को मैं भी आपको मजीद बताता हूँ। तो सिंपल सी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को ये बता दी कि हमारे पास जो एवोगैड्रो की जो एक बेसिक हमारे पास स्टेटमेंट है वो मैंने आप लोगों को, आधी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को सिंपल इस कोड के जरिए तीनों डेफिनेशन मैंने आपको स्टेटमेंट बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली सिंपल क्या कह रहा है? वही कह रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमारे पास हटता है तो क्या लगता है? इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगता है। और इधर भी हम कांस्टेंट क्या यूज करेंगे? k। क्या करेंगे यूज हम? k। n मल्टीप्लाई हो रहा है k से, अदर साइड पे v के वॉल्यूम से नीचे जाके क्या करेगा? सिंपल डिवाइड करेगा। अब इधर मैं आपको एग्जांपल देता हूं थ्रू फिगर ताकि आप लोगों को इजीली समझ में। ठीक है, इधर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा बैलून की। ठीक है, एक बैलून है हमारे पास जिसको अभी हमने फुलाया नहीं है। ठीक है, और
जब हम फुलाएंगे इसको तो क्या होगा, ये बैलून हमारे पास सिंपल इस तरीके का शेप का आ जाएगा। ठीक है, सिंपल अगर लफ्जों में इधर मैं कहूं आप लोगों से, ये इनिशियली है और ये फाइनली स्टेट है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इनिशियली और फाइनली। ठीक है, अब इस बैलून के अंदर कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, जिसको हम नाम देते हैं V1 का, इसको हम नाम देते हैं V1 का, और इसके अंदर कुछ ना कुछ हवा भी मौजूद होगी पहले से, तो मतलब इसके अंदर N1 कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इसके अंदर होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसको जो है ना फुलाते हैं, इस बैलून को क्या करते हैं हम सिंपल, जब हम इसको फुलाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे सिंपल, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो N2 में आएगा वो, जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वॉल्यूम भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से अगर हम इसको ज्यादा फुला लें, यानी कि इसके अंदर ज्यादा N2 यानी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स को भर दें, इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है और इस वजह से वो सिंपल फट जाता है हमारे पास बैलून। तो इसका मतलब ये कि आपने जितने नंबर ऑफ मोल्स को हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आपने बढ़ाए तो वॉल्यूम आपके पास सिंपल क्या होगा, वॉल्यूम भी आपके पास इंक्रीज होगा। मतलब इन दोनों के दरमियान आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल सा है हमारे पास, इक्वल टू जाएगा कांस्टेंट लगा m लगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके वॉल्यूम के डिवाइड करेगा। अब अगर इनिशियली हम बात करें तो इनिशियली के अंदर अगर हम बात करें तो ये V1 हो जाएगा और N1 हो जाएगा, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू K हो जाएगा। और अगर हम फाइनली बात करें तो फाइनली हो जाएगा V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू K। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। आपको नजर आ रहा होगा कि K और K हमारे पास सेम आ रहा है, तो भाई हम इक्वेट कर देंगे कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। तो ये हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ की फाइनल इक्वेशन आ गई है। तो सिंपल सा एवोगैड्रोस लॉ था, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 हमारे पास सिंपल फाइनली इक्वेशन इधर आ गई। तो एवोगैड्रो लॉ हमने इधर देख लिया। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी थी उसमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और उसमें इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं, अगर आपसे पूछूं एवोगैड्रो का फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ के आए हो। क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। यही फॉर्मूला था भाई, अगर आपको याद हो। और एसटीपी के ऊपर जो नंबर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। सिंपल ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब देखो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई हमारे पास क्या होंगी, गैसेस होंगी, और उनका आपस में क्या होना चाहिए, जो दो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, उनका वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब गैसेस लिखा है तो दो गैसेस ले लेते हैं। ठीक है, एक गैस लेते हैं हाइड्रोजन और एक गैस लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, एक गैस ले ली मैंने हाइड्रोजन और एक गैस ले ली मैंने नाइट्रोजन। ये दो गैसेस मैंने ले ली, इनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट करो इसका जो हाइड्रोजन का मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिए वो लिए 1, नाइट्रोजन का भी मैंने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए 1। ठीक है, अगर इसके अंदर वॉल्यूम हमें निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n क्या रखेंगे, दोनों के लिए 1, जब 1 से 22.4 को मल्टीप्लाई कराएंगे हाइड्रोजन के लिए तो 22.4 आएगा, और नाइट्रोजन के भी n 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4। यस ऑब्वियसली दोनों का आंसर क्या आएगा 22.4 dm3। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास आ गया 22.4, मतलब कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास, अगर डिफरेंट गैसेस हो, भाई हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, हमारे पास कोई सी भी गैस हो, ऑक्सीजन हो हमारे पास, उसके अंदर क्या हो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो सेम हो, तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, और जब हमारे पास वॉल्यूम भी सेम आएगा और जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो भी सेम आएंगे। कैसे आएंगे, देखो नंबर ऑफ मोल n है ना, n की जगह 1 डालो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम आ गए। इसकी जगह नंबर ऑफ मोल्स की जगह n इज इक्वल टू 1 डालोगे नाइट्रोजन के लिए, उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम आएगा। तो देखो यही बात लिखी हुई है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि भाई वॉल्यूम भी सेम आ रहा है और नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वो भी सेम आ रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो भाई n सेम है तो सिंपल मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आंसर आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ की जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो सिंपल सा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट लग रहा था और इसके अलावा सिंपल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट लग रहा था, मैंने आप लोगों को इसका बारे में बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये 3 लॉ तो मैंने आप लोगों को डिटेल में काफी पढ़ा दिए।
इसको याद करने का तरीका बताता हूँ क्या है। आप लोगों ने सर बता दीजिए कोड। देखो जब भी आप लोग कोई चीज़ याद करा करो, कोई चीज़ समझा करो, तो उसको ऐसा करा करो फिंगर टिप्स पे आप लोगों को वो चीज़ आ जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया पीएम ने टीवी देखा, उससे आप लोगों को पता चलेगा भाई प्रेशर, मास, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान ही हम खेलेंगे। दो चीज़ों को कांस्टेंट रखना है, दो चीज़ों से प्ले करना है, बात खत्म। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आप लोगों ने जो है ना ये पूरा जो फॉर्मूला है बच्चे भूल जाते हैं फाइनल में पेपर के अंदर। अभी तो आसान लगा होगा, फिर भूल जाएंगे पेपर के वक्त, अरे यार वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के किस में था, चार्ज में था, बॉयल्स में था है। तो उसको याद करने का तरीका जो मैंने रखा है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट करो आप लोग क्रिकेट खेल लो, फर्स्ट करो आप लोग क्रिकेट खेल लो, ठीक है। और आपके दोस्त हैं बहुत ज़बरदस्त विकेट ले ली। जब विकेट बहुत ज़बरदस्त ले ली है तो क्या होगा, हमारे पास विन करेंगे या लॉस करेंगे? ऑब्वियसली विन करेंगे, जीतेंगे। तो सिंपल से मैंने बनाया है, देखो क्या करा, वीआईपी विकेट ली, वीआईपी विकेट लोगे तो विन करोगे, वीआईपी विकेट लोगे तो विन करोगे। तो सिंपल क्या है, देखो वीआईपी, ठीक है, वीआईपी विकेट लोगे तो विन करोगे, वीआईपी विकेट लोगे तो विन करोगे, ठीक है। तो मतलब इसकी स्टेटमेंट आपको याद आ गई होगी। किसके लिए मैंने लगाई थी, बॉयल्स लो, ठीक है। बी पहले बॉयल्स आता है, फिर क्या आता है, चार्ल्स आता है, फिर हमारे पास क्या आएगा, एवोगैड्रो, ठीक है। एवोगैड्रो से ज्यादा हमारे पास एंड में आएगा, ये चीज आता है, नहीं बाकी कुछ चीजें। सिंपल सा कोड क्या है, ये याद रखना, मैच खेले थे भाई, दो से वीआईपी विकेट लिए, उसके साथ मैच जीत गया, ठीक है ना। तो वीआईपी विकेट और उससे हम क्या हो गए, ऐसा रिजल्ट विन हो गए। तो पहला वाला बॉयल्स हो गया, सेकंड चार्ल्स हो गया, और थर्ड वाला जो हो गया आपके पास एवोगैड्रो हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों के सिंपल फिंगर टिप्स पे आप लोगों को ये तमाम लॉ याद हो जाएंगे। पेपर में अल्लाह ना करे भूल भी गए तो सिंपल सा याद हो जाएगा भाई, दोस्त ने विकेट ली थी, वीआईपी विकेट ली और विन करवा दिया उससे मैच, बस वो मैच याद रहेगा हमें, है वो मैच याद रहेगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। और कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है तो खुद ही लिखना है, पेन उठाना और खुद ही लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। कोई इतनी बड़ी मुश्किल है नहीं। मैथमेटिकली मैंने आपको बता दी कि मैथमेटिकली इसको किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। इनके हमारे पास ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होते हैं, फिगर मैंने आपको बना के दिखा दी, मैथमेटिकली बात कर ली। तो इस तरीके से हमारे पास आज का टॉपिक जो है गैसेस लॉ वो हमारे पास कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, इसके अंदर आप लोगों को कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या अगर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 0318392771, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।